गुड मॉर्निंग, नमस्कार दर्शकों। केवीसी न्यूज एक बार फिर हाजिर है आपके सामने नई उमंग के साथ, नए आयाम के साथ। दर्शकों, सबसे पहले आज छठ महापर्व संपन्न हुआ। सभी जिले वासियों को, बिहार वासियों को और देशवासियों को छठ पर्व की ढेरों शुभकामनाएं। छठ मैया सबका कल्याण करे। दोस्तों, चुनाव का मौसम है और आज से छठ पूजा के बाद बिहार के चुनाव का रंग शुरू हो रहा है। तो आपका अपना चैनल केवीसी न्यूज भी नई उमंग के साथ, नए आयाम के साथ एक लंबी छलांग लगाने जा रहा है। केवीसी न्यूज ने एक शानदार स्टूडियो सेटअप तैयार किया है, जिसमें हम रोजाना आपको कनक्लेव दिखाएंगे, जिसमें जनप्रतिनिधि होंगे। सवाल जनता खुद करेगी, हमारे भी सवाल होंगे, जवाब नेताजी देंगे। और हम ये प्लेटफॉर्म कटिहार वासियों को, बिहार वासियों को देने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता सीधे लोगों से सवाल करे, नेता से सवाल करे, अपनी बातें रखे, रूबरू होकर बातें रखे। तो ये सेटअप पूरा सेट तैयार है केवीसी के स्टूडियो में। और आज इसकी पहली कड़ी में, आज हालांकि हमने यहाँ जनता को, चूँकि छठ पर्व है और छठ के दिन आप जानते हैं कि पूरा बिहार छठ पूजा मनाने के बाद आराम कर रहा है। आज हमारा बिहार आराम कर रहा है, इसलिए हम लोगों ने आप लोगों को परेशान नहीं किया है। कल से हम सभी लोगों को आमंत्रित करेंगे, जो भी अपने सवाल नेताजी से पूछना चाहे वो कल से शुरू हो रहे कार्यक्रम में अपने सवाल रख सकते हैं। मैं सभी कटिहार वासियों से को ये बताना चाहूँगा कि कल से सभी पार्टियों के एक एक करके सारे नेता आएंगे आपके सामने। और जो लोग भी सवाल करना चाहते हैं हमें ईमेल कर दें katihar@kvcnews.in। अपने सवाल कर दें, अपना नंबर दे दें और हम उनको वो किससे सवाल पूछना चाहते हैं वो भी उसमें लिख दें। गूगल पेज पे एक शीट भी हम आपको देंगे, उस पर भर के भेज दें। तो हम उस संबंधित लोगों को यहाँ आमंत्रित करेंगे, वो नेताजी से खुद अपने सवाल पूछेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आज का कार्यक्रम 1 to 1 है और हमने आज एक नेताजी, संघर्षशील नेता, ईमानदार नेता, मेहनतकश नेता, जुझारू नेता को यहाँ आमंत्रित किया है। उनका परिचय हम अभी आपको देंगे। हम आपको बता दें कि आज का कार्यक्रम हमारे 2 भागों में होगा। पहला, हम उस संघर्षशील नेता की जीवनी के बारे में जानेंगे और दूसरे पार्ट में आज के चुनावी माहौल, जो चुनाव है उसमें उनका क्या स्टैंड है। वे चुनाव भी लड़ रहे हैं तो वो क्या चाहते हैं और क्या चुनावी माहौल है, इस पर विस्तार से हम उनसे चर्चा करेंगे। तो इस संघर्षशील नेता के बारे में मैं बता दूं कि वो अपने परिचय के मोहताज नहीं है। लोग इनको अनशन वाले नेता के रूप में भी जानते हैं। और जनाब का नाम है राजेश गुरनानी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश गुरनानी फिलहाल आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और जिले में कटिहार विधानसभा सीट 63 पर 11 प्रत्याशियों में से एक हैं और बाकी 10 प्रत्याशियों के सामने सीधी कड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं। जी, तो गुरनानी जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। जी जी, बहुत बहुत बुलाने के लिए भी धन्यवाद है, हृदय से आभार है आपका। और जैसा कि स्पष्ट है कि बिहार की जो संस्कृति है, यहाँ उगते हुए सूरज की पूजा पूरा ब्रह्मांड करता है। एक बिहार ही ऐसा राज्य है जहाँ से शुरुआत हुई डूबते हुए सूरज की पूजा करने के लिए। तो ये जो महापर्व गुजरा, आप सभी तमाम कटिहार वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और आगे बढ़ते हुए, जैसा आपने कहा, मेरा नाम गुरनानी, जो गुरुओं को नमन करते हैं उसे गुरनानी कहा जाता है। तो हमारा पूरे जीवन का ध्येय है कि गुरुओं को नमन करते हुए सच्चे दिल से, ईमानदारी से अपने मार्ग में बढ़ते जाएं और कोई डर भय नहीं रखे। डर सिर्फ ईश्वर का रखे हम लोग। गुरनानी जी, जैसे आगे अभी चुनावी चर्चा पे आने के पहले हम आपके बारे में कुछ बात करते हैं, आपके बैकग्राउंड के बारे में, आपके क्या संस्कार है,
यूं तो जितना मुझे पता है ऑफ द कैमरा आपने बताया कि आप व्यवसायिक घराने से संपर्क रखते हैं। जी जी। मैं लोगों को बता दूं कि सागर होटल जो वसंत टाकीज के पीछे हुआ करता था, देखिए ये तो बात थी, लेकिन ये इन्हीं का था, आपने- इन्हीं के पिताजी का ही था। और हम जैसे लोग उस होटल में समोसा खाने के दीवाने थे। नहीं और आज 55 साल पहले वहाँ डोसा भी पहली बार वहीं बना। जी 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 और जिस दिन इनका जन्म था उनके पिता ने डोसा उसी देखिए दिन बना। ये सब बातें भैया, इसलिए इनको पिता ने इनको ढोसू का नाम भी दे दिया। जी जी जी, चलिए, बहुत तो सही ये बात सब बातें पारिवारिक बातें हैं। है। जी 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 वैसे मैं बता दूं उनके ये राजेश गुरनानी व्यावसायिक घराने से है, राजनीति से इनका कोई दूर दूर का रिश्ता नहीं था। जी। तो पहले ये आईएएस बनना चाहते थे, लेकिन क्या हुआ अचानक कि आईएएस का सपना छोड़ कूद गए राजनीति में। इन सब पे हम बात करेंगे। जी पहले राजेश जी बताइए कि आप कटिहार में आपका जन्म हुआ, आपका शिक्षा जी, दीक्षा जी। कॉलेज स्कूलिंग कहाँ से हुई, फिर आपने क्या क्या किया, आपका संघर्ष कहाँ से शुरू हुआ, आप जी जी थोड़ा थोड़ा लोगों को बताएं। जरूर जरूर जरूर, आपके माध्यम से मैं कटिहार की सम्मानित जनता को बताना चाहता हूं कि हम लोग की स्कूली शिक्षा इंटरमीडिएट मैसूर अकेडमी में हुई। 85 में हम लोगों ने मैट्रिकुलेशन दिया, फिर इंटर हुआ, फिर एमए इकोनॉमिक्स हमने किया। और फिर उसी वक्त था कि अंतिम 2 बार एमए नहीं हो पा रहा था, वो लास्ट सीजन था, तो हमने डबल एमए किया सोशियोलॉजी से। इस तरह मेरी स्कूली मैंने कॉलेज तक हमने डबल एमए किया। डॉक्टरेट नहीं कर पाए हम लोग, क्योंकि हम फिर चले गए आईएएस की यूपीएससी की तैयारी में लग गए। और तैयारी में लगने के बाद हमने मेंस तक क्लियर किया, क्योंकि सामान्य जाति में आने के कारण थोड़ा सा ये दोष हुआ। फिर उसके बाद जब देखा जा रहा था, वो उस प्रवेश के दौरान जो भ्रष्टाचार नजर आया, और जो कटिहार जो हमारी जन्मभूमि है भैया, उस जन्मभूमि में जो पिछड़ेपन का जो आया, इसको देखकर मन बहुत ही विचलित हुआ। लाइट नहीं रहती थी, सड़कों की हालत खराब थी, और जो हमारे उस विधायक थे उन्होंने भी कोई काम अच्छे ढंग से नहीं कर पा रहे थे। तो बड़ी मजबूरी में, क्योंकि हम लोग आप तो जानते ही हैं, हम लोग पूरे वैसायिक खानदान से हैं, वैसायिक घरानों से हैं, और सिंधियों में तो खास तौर पे ऐसा होता ही है। लेकिन फिर भी है ना, लोगों ने स्पष्ट मना किया भैया, लेकिन अंदर का जो जज्बा था हमारे अंदर कि कटिहार की मिट्टी का कर्ज उतारना है, यहाँ के लोगों की भलाई के लिए हमको सर्वस्व निछावर कर देना है, उसी की परिणति है कि हम राजनीति में आए। और राजनीति में आकर के जितने भी उतार चढ़ाव हमने देखा, कटिहार के हक हकूक के लिए हमेशा कामयाब रहे हम भैया। आपने व्यवसाय भी शुरू किया था, ईसीडीसी नाम की आपकी इलेक्ट्रॉनिक अच्छी खासी दुकान थी। जी जी आप बता रहे थे कि आप इलेक्ट्रॉनिक के डिप्लोमा होल्डर भी हैं। जी जी भैया। तो दुकान कैसे क्या हुआ, उस बारे में थोड़ा बताएं लोगों को। नहीं, दुकान से ही तो ज्यादा प्रेरणा मिली। हमने इंस्टीट्यूट खोला था, लड़कों को ट्रेनिंग देते थे, और लड़कों की ट्रेनिंग की व्यवस्था में हमको बहुत सारी चीज जानकारी मिली। ईसीडीसी का मतलब क्या हुआ? एजुकेशन सेंटर ऑफ टेलीविजन एंड कंप्यूटर, है ना, एक इंस्टीट्यूट बनाया, रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट हम लोगों ने बनाया। उसमें हमने प्रथम वर्ष में ही 250 लोगों को ट्रेन किया। उसी ट्रेनिंग के दौरान पता चला कि यहाँ पर किसानों की व्यवस्था खराब है, यहाँ पर युवाओं की व्यवस्था खराब है। यहाँ तक कि जो हम आईटीआई वाला कोर्स पढ़ाते थे भैया, वो आईटीआई जो सरकारी आईटीआई थी, उसमें पढ़ाई होती नहीं थी। मैं खुद जा करके आईटीआई स्टूडेंट को जाकर पढ़ाया हूँ विदाउट सैलरी। तो आप समझ लीजिए क्या स्थिति थी कटिहार की उस समय। कोई आईटीआई में पढ़ाई नहीं होती थी, किसी तरह का कोई कार्यक्रम नहीं था। आईटीआई लड़के हमारे पास आकर के पढ़ते थे। तो ये शुरुआत हुई हमारी वहाँ से, और वहाँ से एक जज्बा जगा, छात्रों का जो हमारा प्यार मिला, प्रेरणा मिली, उससे और मन पुलकित होकर के हम लोग राजनीति में कूदे। अच्छा, एक और सवाल, जी। क्या आपके घर में और कोई भी राजनीति में है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मेरा गॉडफादर एक ही है, वो उसका नाम है जिसको हम लोग ईश्वर कहते हैं भैया, वही गॉडफादर। और जो भी काम हमने किया उसको साक्षी मान के किया, और अब तक कर रहे हैं। जिसमें हमको मान लिया जेल जाना पड़ा, जब वो छोटा सा वाक्य बताते हैं आपको। जब पहली बार हम जेल गए तो सीजीएम साहब बोले कि गुरनानी जी हम इस पर बेल दे देते आपको। हमने कहा कि नहीं, ईश्वर की इच्छा अगर है जेल जाने की तो निश्चित रूप से यह गुरनानी जाएगा।
हो सकता है कि जेल के अंदर हमारी जरूरत हो, और सचमुच भैया बताते हैं कि जेल के अंदर वास्तव में मेरी जरूरत थी। यहाँ जो लाल फीताशाही, ये जो भ्रष्टाचार है एकदम चरम पर है जेल में। रंगदारी हमने बंद कराया जेल के अंदर, 14 दिन हम खाना नहीं खाए, रंगदारी बंद करा करके कैंटीन खुलवाए, सिलाई सेंटर खुलवाए, जिम खुलवाए। और आपको बताते हुए बड़ा थोड़ा सा और शर्म होता है कि एक आदमी मिला जो 6 महीनों से अंदर था, मामूली था, वो कद्दू चोरी किया था, वो कद्दू खा नहीं पाया था, तो खेत मालिक एफआईआर किया। उस दरोगा को सलाम है कि उसने एफआईआर किया, फिर उसके घर जाकर के माल को रिकवर किया, कद्दू को। अब जानते हैं कि ये नियम है कि अगर माल रिकवर हो जाता है तो सजा दुगुनी हो जाती है। तो एक कद्दू के कारण उसको 1 साल की सजा हुई, और उसको हमने लोक अदालत में हमने 7 बंदियों को बाहर निकाला लोक अदालत के कारण। यानी जेल आप गए तो वहां भी सुधार में लग गए आप। बिल्कुल, यानी बिल्कुल। आपके स्वभाव में शामिल है, जहाँ जी। करप्शन भ्रष्टाचार देखिएगा जी, आप जी। आवाज उठाइएगा। ये तो मेरा स्वभाव बन गया है अब तो ना भैया। अब बिल्कुल सच्चाई तरीके से आते। बहुत लोग खरीदने की कोशिश किया, बहुत लोग डराने का कोशिश किया, लेकिन भैया एकमात्र ईश्वर से डरते हैं हम लोग, और नीचे वालों से तो सवाल ही नहीं है। और हम लोग काम किसी के प्रति पूर्वाग्रह नहीं है, किसी के प्रति कोई दुश्मनी नहीं है, अपना काम हमको देखना है और अपने काम की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये राजेश गुरनानी की व्यक्तिगत जीवन की बात। जी। हम लेते हैं एक ब्रेक के बाद हम राजनीतिक चर्चा पे गर्मा गर्म सवाल इनसे पूछेंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ। अरे शिवानी, हाँ। तूने ये सती सिक्योरिटी मल्टी स्टोर का ऑफर सुना क्या? इस बार ऐसा ऑफर आया है कि पूरा कटिहार बोल रहा है ऑनलाइन और मार्केट सबसे सस्ता। अच्छा, और क्वालिटी? क्वालिटी में तो सुपर स्टार। वाह, सच में? क्या क्या मिलता है वहाँ? वहाँ सब कुछ जो तुम्हें चाहिए, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, इन्वर्टर, इंडक्शन, मतलब जो तुम्हें चाहिए, हाउस होल्ड से जुड़े सारे सामान। इतना सब, और सस्ता भी? हाँ रे, सती सिक्योरिटी तो पूरा का पूरा मल्टी स्टोर है। अच्छा, यानी सस्ता बाजार अच्छा बाजार। हाँ रे, बिल्कुल। इस दिवाली करेंगे जमकर खरीदारी। मुझे तो बहुत कुछ लेना भी है। मुझे भी लेना है। तो चल ना, आज ही चलते हैं। दिवाली पे यहाँ भारी ऑफर भी चल रहा है। ये मल्टी स्टोर सती सिक्योरिटी है कहाँ? अरे नहीं मालूम? यही तो कटिहार के बड़ा बाजार ऋषि भवन रोड के ठीक बगल में। तो चलो चलते हैं। हाउस होल्ड से संबंधित आपके पास लेटेस्ट क्या है? बहुत कुछ है, आइए दिखाती हूँ आपको। वाह, मजा आ गया। सचमुच जैसा सुना था वैसा ही। क्या क्वालिटी है? इम्पोर्टेड क्वालिटी। और प्राइस को तो कोई मैच ही नहीं कर सकता। जैसा नाम वैसा ही है, सती सिक्योरिटी मल्टी स्टोर। ब्रेक के बाद फिर हम हाजिर हैं आपके पास। हमारे साथ है गुरनानी, आम आदमी पार्टी के नेता, जो इस चुनाव में अपने सामने वाले 10 प्रत्याशियों को टक्कर दे रहे हैं। पहले ब्रेक में हमने इनके जीवन की बात की, और अब बात करते हैं इस मौसम की, चुनावी मौसम की। मैं आपको बता दूं कि 11 नवंबर को चुनाव होना है कटिहार में, और 14 नवंबर को परिणाम आएंगे। कटिहार विधानसभा सीट से 11 प्रत्याशी हैं, जिनमें राजेश गुरनानी भी एक हैं। आम आदमी पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं। इनका झाड़ू छाप है। गुरनानी जी, जी भैया। आप पूरी ताकत से दावा ठोक रहे हैं विधायक बनने का, जीतने का। आपके सामने सबसे कड़ी टक्कर अगर पहले नंबर पे देखें तो जो वर्तमान विधायक हैं 20 साल से, तारकिशोर प्रसाद जी। सत्ता में जो रहता है सवाल तो टक्कर लोग उसी से करते हैं। बिल्कुल। तो अब 20 साल में कार्यकाल में जो तारकिशोर प्रसाद का रहा है, उसको आप किस नज़र से देखते हैं? एक
वाक्य में उसके 20 साल को हम लोग तोल सकते हैं, एक वाक्य में। वो ये है कि आज भी अगर वो जनता से वोट मांग रहे हैं भैया, तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर मांग रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नाम पे मांग रहे हैं, संगठन भाजपा के नाम पर मांग रहे हैं। तो मेरा कहना है कि इस 20 साल में अगर आपने काम किया होता तो आप काम के बल पर वोट मांगते, न कि आप बड़े बड़े चेहरों के नाम पर वोट मांगते। तो एक लाइन में उनकी सारी राजनीति वहीं पर ध्वस्त हो जाती है कि न आपका कार्यकर्ता आपसे खुश है। उन लोगों को आप समझा रहे हैं कि भाजपा हार जाएगा, संभाल के रखो, मिला के रखो, राष्ट्रीय पार्टी है। आपका काम कहाँ बोला? आपका काम तो नहीं ना बोला जनता के बीच। आप ये सबसे बड़ा उनका लोफोल है भैया। 20 साल आप उनके कार्यकाल में क्या उपलब्धि, कुछ भी आपकी नजर में कोई उपलब्धि हो? दावा तो उनका बहुत बड़ा बड़ा है। उपलब्धि के नाम पर तो अब उपलब्धि नहीं, किसको उनके दावे को भी आप सुन लीजिए। जी सड़क है, नाले हैं, बिजली जी, है, जी। आईआईटी कॉलेज है, जी जी इंजीनियरिंग कॉलेज है। सो जब आप वो उनके दावे आप देख ही रहे होंगे, तो अच्छा। उन दावों के बारे में आपका क्या कहना है? सबसे पहले जो दावा करते हैं ना, उसमें वो भी खुद बताते हैं, उनको खुद ही नहीं पता चल पाता है कि अब वो खुद बताते हैं कि ये सरकार से नीतियां है, सरकार का इस मद से ये पैसा आया, इस मद से ये बना, इस मद से ये बना। मेरा कहना है सब योजनाएं सरकार और केंद्र सरकार और राज्य सरकार की है, इनका अपना योगदान कहाँ है? एक छोटा सा उदाहरण बता देते हैं भैया आपको कि आप जब ये 7 एकड़ जमीन रेलवे का रिलीज किया जा रहा था, अतिक्रमण से हटाया जा रहा था, तो कुछ रिक्शे वालों, कुछ और लोगों ने चैलेंज कर दिया, तो हम खुद जा करके उन लोग को हटाए वहां से भैया। हमको इस बात की खुशी हो रही थी कि यहाँ रेल का कारखाना खुलेगा, 7 एकड़ में कोई न कोई उद्योग खुलेगा, और जिसकी चर्चा होनी थी। गौशाला वाले गोल्फ क्लब की बात कर रहे हैं। गौशाला वाला गोल्फ क्लब, और यही तो अफसोस है कि जब ये घेरा गया, सब कुछ ठीक हो गया, और तब जाकर पता चला यहाँ तो ऐशो आराम का जगह बना। जैसे अंग्रेज के जमाने में नहीं होता था कि डॉग्स एंड इंडियन नॉट अलाउड, वहां ये कहा गया कि कटिहार के लोग नॉट अलाउड हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपकी फीस की राशि इतनी बड़ी है कि गरीब गुरबों के लिए घुसने का कोई साधन ही नहीं है। तो ये तो ऐशो आराम की जगह नहीं ना है तो कटिहार। आपको तो सीधा आरोप है कि यहाँ कहा जा रहा है कटिहार एंड इंडियंस, कटिहार एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। नॉट अलाउड है ये तो एकदम। और अच्छा आप बताइए हमको, अगर आप कहते हैं कि हम उप मुख्यमंत्री हैं, आप कहते हैं हम 20 साल के विधायक हैं, तो आपके सामने रेलवे ने रोड को ब्लॉक करके एक दीवार 5 इंची का किया, और आप गए वहां पर, राजेश गुरनानी भी गया, लेकिन आप गए वहां पर और आपने लोगों को यह आश्वासन दिया कि ये 5 इंची दीवार तो हम ऐसे ही तोड़वा देंगे। आप जाकर देखिए, अपने भेजिए, और वो क्या 5 इंची दीवार टूटी। रेलवे अपनी जमीन घेर रहा है। क्यों? क्योंकि कमा आप हमसे रहे, लेकिन अब जमीन अपना घेर रहा है, बीएमपी अपनी जमीन घेर रहा है ना। तो ये कहने का मतलब है कि मतलब लोगों की परेशानी से इन लोगों को, रेलवे और बीएमपी को कोई लेना देना नहीं है। किसी को लेना देना नहीं है। यहाँ तो विधायक का दायित्व तो बन जाता, जनता की परेशानी समझे, यही जुझारूपन उसमें बहुत कम है। बोल देते हैं, लेकिन वो किसी का विरोध, खासकर प्रशासन का विरोध नहीं कर पाते हैं। क्यों? अब इसमें भीतरिया जो बात है, वो विरोध नहीं कर पाने का, इसको जाहिर करके तो थोड़ा और परेशानी में पड़ जाएंगे वो। लेकिन हम जानते हैं कि संबंध प्रशासन से, चाहे वो वित्तीय संबंध हो, चाहे वो अपना संबंध हो, ये बरकरार रखते हैं, और उसी का नतीजा है कि विरोध नहीं कर पाते। लेकिन उनको विधायक तो जनता ने बनाया है, जनता के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। अधिकारियों ने थोड़े इनको विधायक बनाया है। यही तो सोचने, यही तो वो समझ नहीं पाते हैं। तब ना आज फिर उस संगठन का दुहाई दे रहे हैं, तब ना आज ये कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब, आप उप मुख्यमंत्री थे, डीआरएम आधा चला गया, आप कहाँ थे? और सबसे आश्चर्य बताएं भैया, आप वो नाला बना रहे हैं अभी, फंड का नाला, शहरी विकास योजना के अंतर्गत, दिखा रहे हैं कि हम एकदम जल निकासी की व्यवस्था सुदृढ़ किए हुए हैं। लेकिन जब ये जल निकासी होता था मोहनी धार में, उस समय जो जमीन बिकने लगा, तो उस समय कहाँ थे? यही विधायक थे। तो जहां मोहनी धार से पानी निकलता था, लेकिन कहीं कभी नहीं गए रोकने के लिए कि काहे जमीन बेच रहे हो, किस बात के लिए है। अब जाकर देखिए 4 फीट रास्ता बचा है, और उस 4 फीट रास्ता में आपका पूरा कटिहार शहर का पानी जाएगा? एकदम नहीं जाएगा। तो अब आप अच्छा, ये जो नाला बना रहे हैं, ये सिर्फ नाला बन रहा है, कोई तरह का पानी कहां से निकलेगा
आप एक बाल्टी पानी डालकर देख लीजिए, वो पानी वहीं रुक जाएगा, कहीं आगे पीछे नहीं जाएगा पानी। तो मतलब कोई धार नहीं है, कोई तरह का प्लानिंग नहीं है। अब इसी तरह की बातें भैया इससे पूर्व भी हुई थी। 9 करोड़ का मामला था, 9 करोड़ का टेंडर हुआ, भीतर से न्यू मार्केट में मेन होल बनाया गया था, लोहा के पाइप दिया गया था। आज भी खोदिएगा न्यू मार्केट और गुरुद्वारा के बगल में पाइप मिल जाएगा आपको। ये जनता की पैसों को बर्बादी है भैया। तो वो पाइप कोई काम नहीं आया? कोई काम नहीं आया, कोई पानी नहीं निकलता, अभी भी अंदर होगा। फिर जब खुदाई होगा तो निकलेगा, कटिहार के अवशेषों के रूप में वो निकलेगा। ये यहाँ के जनप्रतिनिधि इतने बढ़िया थे कि देखिए मेन होल बनाए थे, लेकिन ऐसा तो बात है नहीं ना। आप ये भी बता रहे थे कि इनके डिप्टी सीएम रहते आधा डीआरएम बिल्डिंग का काम एनजीपी चला गया। सबसे बड़ा दुख है भैया, डीआरएम चला गया, इनके रहते जूट मिल बंद हो गई, इनके रहते फ्लावर मिल बंद हो गई, कांटी फैक्ट्री बंद हो गई, इनके रहते क्या क्या नहीं बंद हुआ। वैश्विक औद्योगिक नगरी था कटिहार, इनके रहते वैश्विक नगरी बना, और इन्हीं के रहते अब सिर्फ नगरी बन गया। देख लीजिए जाम की स्थिति, देख लीजिए आप कटिहार का विकसितपन, कहीं कोई कटिहार का आपको दिखाई नहीं देगा, गांव लगेगा कटिहार। पहले तो फिर भी शहर लगता था, और आज बाजारों की स्थिति देख लीजिए। आपको बताएंगे तो और आपको दुख होगा। कटिहार की जनता को हम बताना चाहते हैं कि सीडी रेशियो एक अनुपात होता है भैया, क्या ना, उसका कैश का डिपॉजिट का, क्रेडिट और डिपॉजिट का। तो हमारा कहना है कि कटिहार का सीडी रेशियो क्या आपके विधायक को पता है? नहीं पता होगा। हमारा आंदोलन चला हेमोग्लोबिन, उस आंदोलन के तहत जब ने सूचना के अधिकार में मंगवाया तो हैरानी आपको होगी कि कटिहार का सीडी रेशियो मात्र 40% है। यानी मैं जनता को सीडी रेशियो समझा देता हूँ। सीडी क्या, जो कटिहार की जनता या बिहार की जनता जितना पैसा जमा करती है, हाँ। उसको कैश डिपॉजिट बोलते हैं। हाँ। और उसका कितना प्रतिशत हाँ। यहाँ के डेवलपमेंट में लगता है, उसी रेशियो समानुपात को सीडी रेशियो कहा जाता है। हाँ गुरुनानक जी आप बता रहे थे। जी वही कहना कि 100 रुपया अगर हम लोगों ने जमा किया तो हमको 110 रुपया लोन के रूप में मिलना चाहिए था, क्योंकि ये मेरा पैसा है, हमारे कटिहार का पैसा है, लेकिन उसमें 40 रुपया दे रहा है लोग, बाकी 60 रुपया, बाकी 60 रुपया में ही लोग अपने क्या बोले हम, एक तो एकदम पूरा कुनबा बना के रखे हैं, एकदम नया सिस्टम शुरू है भैया। वो क्या है कि आप पहले लोन लीजिए, फिर अपने आप को आप दिवालिया घोषित कीजिए, और फिर अपने लोन को खत्म करवा दीजिए, माफी करवा दीजिए, और कुछ पैसा। और ठीक है, भारत सरकार का नियम भी कितना खतरनाक है भैया कि आपसे 50% पैसा ले लेगा और बाकी 50% को व्हाइट मनी बना देगा। अरे भैया हम बैंक डकैती करके लाए हैं कि किसी को लूट के लाए हैं, कोई हिसाब नहीं देना है भैया आपको। आप 1 लाख रुपए लाए हैं, 50,000 जमा कीजिए, 50,000 व्हाइट मनी हो गया। जब सिस्टम ही खराब है उस समय ये आवाज, हम तो देश दुनिया की बात नहीं कर रहे हैं, आज हम बात कर रहे हैं सिर्फ कटिहार की। तो आपने सीडी रेशियो बढ़ाने के लिए आपने क्या किया? कभी बैंक गए, कभी बैंक वाला बोला कि ये सरकार का ही योजना है, सब्सिडी आया कि नहीं आया, उन लोगों को मिला कि नहीं मिला, कोई मतलब नहीं है। तो ये जो दर्द है डीएलसीसी के बैठक में हम लोग उठाते हैं भैया, हर 3-3 महीने पे होती है, लेकिन ये लड़ाई तो इनको करना चाहिए तो, लेकिन नहीं करेंगे। लड़ाई के नाम पर जीरो है, जो आता है वो भी, उसमें भी पूरा एकदम गिद्ध दृष्टि है। ये इतना मेरा होना चाहिए, बाकी आप समझिए। अब परसेंटेज पीसी कमीशन के बाद हुआ रहे, अभी इसको पीसी कह लीजिए, हक कह लीजिए, अधिकार कह लीजिए, आपका कहने का अभिप्राय तो यही ना? मेरा अभिप्राय तो पूरी जनता समझ रही है, यही होना चाहिए। अच्छा, दूसरा एक और मार्केट में चर्चा है, लोगों दबी जबान में बात कर रहे हैं, मैं आपके सामने रखता हूँ कि 20 साल से भाजपा में एक ही आदमी चुनाव लड़ रहा है, 25वां साल की तरफ जा रहा है। क्या भाजपा में दूसरा कोई कर्मठ कार्यकर्ता नहीं है, डेडिकेटेड या लायक कार्यकर्ता नहीं है जिसको विधायक जनता बनाए या विधायक उसका उम्मीदवारी बीजेपी दे? या फिर ये क्या जो भाजपा कांग्रेस पे परिवारवाद पर आरोप लगाती है, ये एक ही आदमी 25 साल तक विधायक बने, ये महापरिवारवाद नहीं है? इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? अभी तो भाजपा का अंदरूनी मामला है, लेकिन फिर भी अगर आप पूछ रहे हैं हमसे, तो एक तो तय मानिए कि हृदय भी इनका उदार नहीं है, और उसी का नतीजा है। हृदय उदार मतलब किसी को नेता बनने देखना ही नहीं चाहते हैं, किसी को नेतृत्व में आगे बढ़ाना ही नहीं चाहते हैं। खासकर भाजपा में हम साक्षात एक उदाहरण है। अब उसका नाम नहीं लेंगे, वो बेचारा गया मेरे सामने में, बिजली ऑफिस में ट्रांसफार्मर खराब था और वो
लड़ा वहां पर एजुकेटिव से, और हम बैठे हुए हैं। तब वो एजुकेटिव ने इनको फोन किया और उसने कहा उनको कि आपको तो हम लोग बढ़िया से पहुंचा देते हैं सर, लेकिन अब आप ही का लोग यहाँ आकर के हल्ला गुल्ला कर रहा है। तो बोल, अगर उधर से क्या आवाज आया हम नहीं सुने, लेकिन कुछ समय बाद पुलिस आ गई और उसको उठाकर लेकर गई, और वो 1.5 महीने के लिए जेल में अंदर था। तो ये जो टेंडेंसी है उसी के पार्टी का लड़का, और ऐसा तो बहुत सारा उदाहरण है जहां उन्होंने अपने को भी नहीं बख्शा है। तो ये तो अब जो लीडरशिप में इतना डरा हुआ है, जिसका हृदय विशाल नहीं है, उसको तो रहना ही नहीं चाहिए विधायक में। कटिहार की तमाम जनता से हम अनुरोध करेंगे कि विशाल हृदय वाले को लाइए, ईमानदार को लाइए। तो इसलिए इनका तो बहुत सारा ऐसा चीज है जहां पर हम इस सार्वजनिक जगह में कैसे बोले आपको भैया। चाहे वो हम देखे हैं उनका, चाहे वो 102 वाला आपका हड़ताल किया था, एम्बुलेंस वाला, तब उनका क्या स्थिति था? कोई स्थिति नहीं था, केवल आश्वासन है। काम कटिहार के डेवलपमेंट के लिए कुछ नहीं है। जो केंद्र मेहरबानी करके दे दे वो हमारे लिए है, जो आपका बिहार सरकार मेहरबानी करके दे दे वही हमारा लिए है। केंद्र सरकार की योजना या राज्य सरकार की योजना होती यूनिवर्सल होती है। हाँ। वो सारे जिले के लिए, सारे देश के और लिए। आप बोलते हैं कि हमने कॉलेज बनवाया, हम कहते हैं आपने कॉलेज बनवाया है तो जाकर देखिए ना वहां पर कटिहार के लड़के कितने हैं। इक्का दुक्का छोड़ के कोई नहीं मिलेगा। तो क्या आपने बताया कि उस कटिहार के लड़कों को कैसे जगह मिलेगी, कैसे लोग आप कटिहार के लड़के उसमें एंट्रेंस करेंगे? आप इंजीनियरिंग कॉलेज की बात कर रहे हैं? दोनों कॉलेज, ITI, वो सब बाहर के लड़के हैं भैया। अच्छा। सारे बाहर के लड़के हैं। और यहाँ पर मान लो एक लड़ाई हमने लड़ करके महिला कॉलेज के बगल में छात्रावास बनाया, लेकिन छात्रावास जब बन जाता है तो वहां पर संचालन के लिए भी तो इनको खड़ा होना चाहिए था। रैन बसेरा बनवाए हम लोगों ने अश्विनी चौबे को, आपको बता दे, पूरा पहुंचा पकड़ लिए थे हम लोग, और ना छुड़ाने वाले भी यही थे उस समय कि नहीं पैसा नहीं है, पैसा में हम, आप शांत रहिए तो हम बात करेंगे ना स्वास्थ्य मंत्री साहब से माननीय। अब हम पकड़ लिए, पहुंचा, नहीं छोड़ेंगे। तो 80 लाख रुपए लिए और रैन बसेरा बना हमारा भैया। अब समाज कल्याण से जो रैन बसेरा बना, और देखिए कभी भी वो रैन बसेरा गए हैं? नहीं गए हैं। क्यों नहीं गए हैं? कभी वहां पर होमगार्ड का लोग आ जाता है, कभी वहां पर कोरोना का हॉस्पिटल खुल जाता है। जिस कार्य के निमित्त किसी को बना गया है वो कार्य उसमें नहीं हो पाता है। तो ये नेतृत्व की कमी है। अब अनाथालय है, अनाथालय रोड देख लीजिए, ठीक आप अनाथालय एकदम सही बोले आप भैया। अनाथालय रोड है, अनाथालय नहीं मिलेगा। हम डिप्टी CM, लेकिन मेरे यहाँ बस स्टैंड नहीं है। हम डिप्टी CM, मेरे यहाँ अनाथालय नहीं है। हम डिप्टी CM, मार्केट में रोज जाम लगता है, सब्जी वाला बाहर आकर बेचता है, अंदर में जाकर जगह नहीं दिला पाते हैं आप। हम डिप्टी CM रोड को ध्वस्त कर दिए हैं, कटिहार के विकास को आप। हम डिप्टी CM अपने परिवार के कुनबे को इतना मजबूत बना दिए हैं कि बस अब कुछ देखने वाला नहीं है। अब हार भी जाएंगे तो कौन फर्क पड़ता है? यानी ये डिप्टी CM की आप 5 उपलब्धि बता रहे हैं। चलिए, ये तो हुई हमारे वर्तमान विधायक के ऊपर सवाल। अगले प्रत्याशी में देखें, पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर राम प्रकाश महतो आपके सामने। उनको आप कैसे लेते हैं? देखिए, जैसा कि राजद ने कल चिट्ठी जारी कर उनको पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया है, तो आप उनको कैसे चुनौती के रूप में ले रहे हैं? देखिए, एक तो उनके बारे में तो ज्यादा कुछ नहीं कह पाएंगे भैया, क्योंकि हमारे भी गुरु रहे हैं वो। लेकिन एक जो सच है फिलहाल उसको, आप फिलहाल चुनावी मैदान में हैं, इसमें गुरु शिष्य का रिश्ता नहीं होता। नहीं, वही तो हम बताने वाले थे आपको कि ये जो बातें हैं ना, श्री डॉक्टर राम प्रकाश महतो साहब की, उनसे जब भी आए यहाँ पर पूछ लीजिएगा कि जब आप राज्य मंत्री थे, शिक्षा राज्य मंत्री, एक भी मिडिल स्कूल को, नया स्कूल तो खोलना दूर का बात है, कॉलेज खोलना दूर का बात है, एक मिडिल स्कूल को भी उत्क्रमित करके आप क्या उच्च विद्यालय बनाए? कटिहार में नहीं बनाए भैया। इस 5 सालों में उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र को और गर्त में डाला। यहाँ पर शिक्षकों का जो नियुक्ति होता है उसमें भी गड़बड़ हुआ। तो मेरा ये कहना है कि जो 5 साल आपको मिला, मुख्य सचेतक होने के बावजूद भी 5 साल इधर भी आपको मिला, कटिहार के लिए सिर्फ आपने, हो सकता है अपने जुझारूपन के कारण लड़ाई लड़ी, लेकिन उस लड़ाई का जो परिणाम है, अगर परिणाम नहीं है तो वो लड़ाई व्यर्थ है भैया। आपने स्टेशन बिल्डिंग वाले के लिए क्या किया? जब आपका खुद कहते थे भैया कि हमारा
एक नेता रेल मंत्री है, एक उस समय आदरणीय लालू जी रेल मंत्री थे, और आपका मुख्यमंत्री थे आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी। उस समय इस रेलवे फुटपाथ के दुकानदारों को बरगला करके सिर्फ अपनी राजनीति के लिए उपयोग किया, और आज तक बिलल्ला है सारा दुकानदार। ये राजेश गुरनानी है जो सर्वप्रथम अनशन करके बाद भी इन लोगों के लिए कोऑपरेटिव बनाया, इन लोगों कोऑपरेटिव बना करके जमीन लीज को लेकर के आगे काम बढ़ाया। लेकिन 40 वर्षों में इन्होंने कुछ नहीं किया, बस सिर्फ यही दिखाया कि हटो रे बनाओ रे, ऐसे करो। माने इसके नजर में दूसरा का कोई वैल्यू नहीं है भैया। तो ये जो कहना है उनके प्रति कि उनके पास जो धैर्य की कमी है, थोड़ा सा कान के कच्चे हैं भैया, एकदम साफ सुथरा है। कोई बोलता है गुरनानी ऐसे बोला, चाहे वो बोला कि नहीं बोला, वो मान लेते हैं गुरनानी ऐसा है। तो अब मेरा कहना है कि आप जिस पद पर हैं, मंत्री तक रह चुके हैं, वहां पर आप इस छोटी छोटी बातों पर इतना रिएक्ट कर जाते हैं, ये आपके भविष्य के लिए खतरा है। और वही खतरा हुआ जो 116 वोट से हारे, तो आज तक वो जीत नहीं पाए हैं भैया। अब आते हैं अगले आपके जो प्रत्याशी हैं, युवा चेहरा है और युवा के लिए आवाज उठ भी रही है जगह जगह से। सौरभ अग्रवाल की बात कर रहा हूं मैं। एमएलसी अशोक अग्रवाल के पुत्र हैं, हालांकि एमएलसी अशोक अग्रवाल भाजपा में है, लेकिन युवा चेहरा जो सौरभ अग्रवाल है, उन्होंने महागठबंधन में शामिल होकर और वीआईपी की टिकट से चुनाव लड़ने का मन बनाया है। तो युवा चेहरे को लेकर इस पे आपका क्या प्रतिक्रिया है? अब इसको बारे में आप तो सबसे मेरा माने वो करवा रहे हैं, लेकिन बढ़िया है। हम चूंकि जो शाश्वत सच है एकदम, हमको कहने में जरा सा भी हिचक नहीं है कि कोई भी बीज तब ही अंकुर फूटता है जब उसका अस्तित्व नष्ट होता है भैया। और ये जो अंकुर फूटित पहले से जो गाछ बन के आया है, इसमें ऑलरेडी फल लगा हुआ है, जिसको हम लोग बोनसाई कहते हैं भैया। तो बोनसाई गाछ है, ये छोटा दिखने में है, फल भी लगा हुआ है, और ऊपर से ये बोनसाई दुबई से आया है, यानी ड्राई फ्रूट का फल लगा हुआ है इसके अंदर। तो जिसके हिस्से में काजू आ रहा है, आज वहां पर काजू ले रहा है। जिसके हिस्से में किशमिश आ रहा है, आज वहां जाकर के वो किशमिश ले रहा है। जिसके हिस्से में बादाम आ रहा है, आज जाकर के बादाम ले रहा है। ये जो भीड़ दिखाई देती है वहां पर, ये सिर्फ काजू किशमिश और बादाम की भीड़ है भैया। तो ये मेरा कहना है कि आपने कटिहार के लोगों के लिए सेवा का संकल्प लिया, और आप जब कहते हैं कि 14 महीना पहले मेरी माँ को मेयर होने के बातें काम नहीं करने दिया, तो ये 14 महीना पहले आप आकर लड़ते तो निश्चित रूप से राजेश गुरनानी आपके कंधे से कंधा मिला के चलता और आज आपको जिताने के लिए पूरी ताकत लगा देता। लेकिन आपने समाज सेवा का संकल्प तब लिया जब आपको महागठबंधन की टिकट फाइनल हुई। ये आपको दिखाता है कि ये जो चीजें हैं, ये आपका समाज कल्याण की भावना है, क्षणिक है, जो टिकट मिलने से पैदा होती है और हार जाने के बाद समाप्त हो जाएगी भैया। तो अब अगले बाकी और भी प्रत्याशी हैं जी, सब पे चर्चा करना तो मुश्किल है, लेकिन एक प्रत्याशी है जन सुराज के डॉक्टर गाजी सारिक के बारे में बोलना चाहेंगे कि वो भी मैदान में हैं, जगह जगह घूमकर एजुकेशन का दावा कर। अपनी बातें कहवाइए भैया। अब गाजी साहब के बारे में तो बहुत, देखिए हम गाजी साहब के बारे में एक बात हम लोग निखिल चौधरी जो हमारे माननीय सांसद थे, उस समय निखिल बाबू को भी ये बात कही थी हमने। एक डॉक्टर बहुत अच्छा है ना, लेकिन वो दवाई देता है तो उससे बीमारी दूर नहीं होता है। एक वकील बहुत अच्छा है, लेकिन केस लड़ता है तो हार जाता है। तो बताइए वो डॉक्टर वकील अच्छा हुआ? नहीं हुआ। तो आप जिस काम के निमित्त आप हैं, वो काम आपने कितना अच्छा किया ये देखा जाता है ना। आज आप उठे हैं समाज सेवा के लिए, इससे पहले ये भावना कहां थी आपकी? जब आप खुले रूप से 1 रुपया कम नहीं करते थे अपने ऑपरेशनों में, जब आप खुले रूप से लोगों को सेवा नहीं दे पाते थे। आज जिस धर्म के नाम पर आप वोट मांग रहे हैं, जब इसी धर्म पर जब पहले संकट आया था, उस समय आपने कोई आंदोलन क्यों नहीं किया? SIR पर आंदोलन नहीं किया या आपके NRC पर आंदोलन नहीं किया? उस वक्त कहां थे? वक्फ बोर्ड जो खत्म हो रहा था उस समय आप कहां थे? जो आज आप बोलते हैं कि हम मुसलमान हैं, मुसलमान को वोट देते। तो ये सारी दुनिया जानती है कि आप अभी किसी का खाल ओढ़े हुए आए हैं, अंदर से कुछ और है। तो ये जो खाल है इसी को जनता जान रही है, और निश्चित मानिए जनता अपनी बहुत ही समझदार जनता है, किसी धर्म के बहकावे में नहीं आएगी, किसी
धन के बहकावे में नहीं आएगी और किसी संगठन के बहकावे में नहीं आएगी। ये आएगी तो सच्ची और सेवानिष्ठ, क्योंकि हमारा चावल पका है कि नहीं पका है भैया, 2 दाना देखा जाता है, पूरा चावल का आइडिया लग जाता है। तो 20 सालों में राजेश गुरनानी का चावल पका है कि नहीं पका है, ये जनता देख रही है ना। 2 बार जेल गए, इतनी लड़ाइयां लड़ी। आपको बता दे 84 अनशन हमने किया है अभी तक। कोई सवाल आएंगे आप पे आएंगे। जी, तो जी। पहले अभी आप बताइए कि अगला सवाल पब्लिक दूसरे नेताओं की तो बात हो गई, जी, जी, अब आप पे आते हैं और अंतिम 2 सवाल है। जी, जी। पहले कि आपको अनशन वाला नेता क्यों कहा जाता है? अनशन वाला नेता इसलिए कहा जाता है कि ईश्वर को साक्षी मान के हम हमेशा तैयार रहते हैं जनता की सेवा के लिए। गोलछा कटरा में ट्रांसफार्मर खराब हुआ, उड़ गया, 7 दिन से नहीं बन रहा था, सब लोगों ने आंदोलन किया, हम भी वहां गए, ऋषिकेश शर्मा हमारे एसडीओ थे। अब वहां पर सब ने अपनी थीसिस दिया, आपके ये भी थे, सारे लोग थे, है ना। तो अब सारे लोग होने के बाद भी जब कोई डिसीजन नहीं निकल पा रहा था, रोड जाम कर रहे थे, टायर जल गया था, हमने कहा कि हम यहाँ पर बैठेंगे अनशन पर। तो लोग मजाक समझे, लोगों ने कहा कि इस काली जगह पर कहाँ बैठेंगे गंदगी में। हम बोले इसी पोल के नीचे बैठेंगे, चौकी मंगवाए और वहां बैठे, बैनर लगवाए। हम बोले जब तक ट्रांसफार्मर नहीं आएगा तब तक राजेश गुरनानी यहाँ पर न खाना खाएगा न पानी पिएगा। और जो काम 7 दिन में होने वाला था भैया, भागलपुर से ट्रांसफार्मर 1.5 दिन में आया और उसको लगा दिया गया। तो ये मेरा स्वभाव है भैया। तो आप कुछ भी होगा अनशन कर दीजिएगा, हर जगह तो करते अभी हैं। तो हार जाइएगा तो फिर अनशन कर दीजिएगा, फिर वो जीताएगी। जनता के सामने मेरा चुनाव अनशन के रूप में है भैया। अब एक बार डीएम साहब, पता है आपको बताया, देवोत्तम वर्मा थे, कौशिक भी था मेरे साथ में, कृष्ण कौशिक। अब देवोत्तम वर्मा ने हमसे मिलने से इनकार कर दिया। हम बोले कोई बात नहीं, कौशिक को बोले, स्कूटर था कौशिक के पास, हम बोले कौशिक बैठो तो तुम स्कूटर पे चलो, तो हाँ भैया चलते हैं। उस समय कौशिक वकील था। तो स्टार्ट किया, हम लोग घर गए, तालपत्री लिए, चादर लिए, तकिया लिए और सीधा हम डीएम ऑफिस के घर पर, डीएम के घर पर गेट पर लगा दिए, तालपत्री नीचे, अनशन शुरू। हाँ एकदम बैठ गए। अब हल्ला हो गया। उस समय तो भाई सब लोग निकल के आ गया, आई गुरनानी जी आप क्या कर रहे हैं। बोले पहले मेरी बात को समझिए, इतना महत्वपूर्ण मुद्दा था और आप कह रहे हैं गुरनानी से नहीं मिलेंगे। गुरनानी की आपने ठेकेदारी मांग रहा है आपसे, जीवन में कभी ठेकेदारी नहीं लिया, कभी चावल का टेंडर नहीं लिया, कभी मध्याह्न भोजन का टेंडर नहीं लिया आपसे, तो आपने हमारी बात सुनने से इनकार क्यों किया। तब जाकर के बुलाया, वो 1 घंटा में सारा काम हुआ मेरा भैया। बाकी नेताओं को भी आपसे सावधान रहना चाहिए कि कब पता कब आप अनशन कर दे। नहीं, गलत होंगे तो जरूर अनशन करेंगे भैया उसमें। और ये जीवन उस ईश्वर का है, जिस काम के लिए ईश्वर ने हमको धरती पर पैदा किया, और जब कयामत के दिन जब हम ईश्वर से आंख मिला के बात करेंगे तो उसको गर्व होगा कि जिस काम के लिए गुरनानी को भेजा वो काम सफल करके गुरनानी आया है। अंतिम सवाल है, सोच के जवाब दीजिएगा और केबीसी के प्लेटफॉर्म पे आपको वो जवाब देना है कि अगर आपको जनता चुनती है तो 3 कौन से काम आप सबसे पहले करेंगे? एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट है भैया, स्वरोजगार पर मजबूती से काम करेंगे, क्योंकि जो माँ जानकी धाम की स्थापना है, शायद आप नहीं बोले, हम आपको, है ना, हम लोग बहुत ही भव्य तरीके से जानकी धाम की स्थापना कर रहे हैं। मैं उसके लोगों को तर्ज पर- बता देता हूँ कि मनियारी के बागमारा पंचायत में जानकी धाम मंदिर बना है, उसको लेके राजेश गुरनानी एक विशेष अभियान चला रहे हैं, उसको राष्ट्रीय स्तर की पहचान दिलाने में लगे हुए हैं। तो चलिए, अब पहला काम हो गया आपका स्वरोजगार। स्वरोजगार, पलायन को रोकना, बिजली की स्थिति को मजबूत बनाना, और नौकरी, जितनी औद्योगिक नगरी थी ये पहले, इसको औद्योगिक नगरी में कन्वर्ट करना और कटिहार के खोए हुए गौरव को, है ना, मजबूती से बाहर निकालना कि ये मेरा कटिहार था जो पहले, तब दिल को भी संतुष्टि होगी। इसके अलावा छोटे छोटे काम जो है, खाद्य प्रसंस्करण, उधर यहाँ मखाना बहुत बेहतरीन होता है भैया, सारे विश्व में सबसे बेहतर मखाना है। आपके दरभंगा में लाल मखाना है, लेकिन हम लोग के यहाँ व्हाइट मखाना है। और ये मखाने की खेती बहुत बृहद पैमाने पर होती है, आलू की खेती होती है, मकई की खेती होती है ना। और जो छोटे छोटे उद्योग हैं, जीविका के माध्यम से उनको डेवलप करेंगे भैया। और मतलब पहला है स्वरोजगार, दूसरा है स्वरोजगार, औद्योगिक नगरी का गौरव वापस लेके गौरव आएंगे। वापस ला जी भैया। पहले तो औद्योगिक नगरी हुआ करता था, बहुत 54 से अधिक 254 छोटी और मझोली उद्योग थी, और 52 के आसपास बड़ी इंडस्ट्री थी, बिस्कुट फैक्ट्री, कांटी फैक्ट्री, दिया सलाई फैक्ट्री। अब तो खाली नाम रह गया। पिछले 20 वर्षों में सारी उद्योग सारी ध्वस्त हो गई। और एक तो बोलने में भी क्या बोले भैया आपको हम,
सरकार की भी नीतियां इतनी स्पष्ट नहीं है। अब आप चलिए, वो तो आप विधायकों का काम है कि नीतियां बनाएं जी और योजना को लागू करें। जनता तो चुनती ही विधायकों को इसलिए है जी कि शहर के लिए, लोगों के विकास के लिए, देश के विकास के लिए आप ऐसी नीति बनाएं कि सबको काम आए, देश के काम आए, लोगों के काम आए। अगर नीतियों में कमी है तो विधायकों और नेताओं की कमी है। जी बिल्कुल। तो अंतिम आप तीसरा काम क्या करेंगे? 2 हो गए, औद्योगिक नगरी, एक हो गया स्वरोजगार, और तीसरा काम शिक्षा के स्तर को भैया सबसे विश्व स्तरीय हम लोग बनाएंगे, जो आम आदमी पार्टी की नीतियों में शामिल है। शिक्षा का जो मॉडल है यहाँ से विदेश तक जो प्रचलित है, उस शिक्षा के मॉडल को मजबूती से लागू करेंगे ताकि कटिहार के भी लोग यूपीएससी कंप्लीट कर सके, कटिहार के लड़के हमारे आगे बड़ी बड़ी नौकरियों में जा सके। ये प्रतिभाओं की कमी नहीं है यहाँ पर, सिर्फ उस प्रतिभा को रास्ता दिखाने की जरूरत है भैया। चाहे वो किसानों में हो, चाहे वो छात्रों में हो, चाहे महिलाओं में हो, किसी भी क्षेत्र में आप देख लीजिए, कटिहार एकदम उन्नत जगह है। यहाँ की भूमि जो है कटिहार की, हमेशा युग पुरुषों को जन्म देती आई है भैया। इसलिए हम चाहते हैं कि उन मेधावी छात्रों को हम लोग आगे बढ़ाएं और कटिहार को विश्व स्तर पहचान बनाने में हम लोग पूरी ताकत झोंक दें और इसमें सबकी जरूरत लगेगी भैया, सबकी। 3 काम हो गए आपके, स्वरोजगार, कटिहार में उद्योग नगरी का तमगा वापस लाना जी, और तीसरा शिक्षा का क्षेत्र में दिल्ली की तर्ज पर काम करना। जी जी बिल्कुल। ठीक है, अंतिम आप केवीसी के माध्यम से जनता से क्या अपील करेंगे? ईवीएम संख्या आपकी 1-2 नंबर पे है। जी जी, वही मजाक हम लोग भाषण में थोड़ा सा हम व्यंग करते हैं भैया कि हमारा नंबर ईवीएम में 2 पर है, झाड़ू छाप, है ना। आम आदमी पार्टी की तरफ से राजेश गुरनानी, हम लोग भाषणों में थोड़ा व्यंग करते हैं कि ये कहते हैं कि मेरे 1 नंबर पे जो है भारी भरकम नेता, हम लोग थोड़ा सा घिसक जाएंगे, वो 3 नंबर पे आ जाएंगे। 1 नंबर पे तारकेश्वर जी हैं। जी जी भैया। तो अब है कि देख लीजिए, हम लोग संभाले हुए हैं उनको। अब जनता को यह तय करना है कि आप संगठन जैसा भी हो, मजबूती, उम्मीदवार मजबूत होना चाहिए। आपने 20 सालों से देख लिया, अब देखिए कटिहार के लिए कौन उपयुक्त है। हम लोग आपका आशीर्वाद चाहते हैं और आपके प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से अपील करना चाहते हैं कटिहार की सम्मानित जनता को, एक मौका आप दीजिए, उसके बाद आप खुद कहेंगे कि हमने चुन करके बहुत ही अच्छा काम किया कटिहार के हक हकूक के लिए, यहाँ के गरीब गुरबा जनता के लिए, यहाँ के छात्रों और व्यवसायियों के लिए। और एक सुंदर कटिहार, न्यू कटिहार का प्रोग्राम, 2 मिनट रुक जाइए भैया, हमको फिर न्यू कटिहार के बारे में आपको बता दें। हमने लड़ाई लड़ करके पहले रोताड़ा में जमींदार को तैयार करके जमीन ले रहे थे, लेकिन बाद में दलन को हम लोगों ने चुना न्यू कटिहार के लिए, उसको आदर्श स्टेशन हम लोगों ने बनाया। ये मेरे उपलब्धियों में एक है। और उसके बाद दलन में अब आगे चल करके हम लोग न्यू कटिहार बनाएंगे, स्टेशन का नाम बदल करके, और कटिहार को उसकी तरफ विकसित करेंगे, बढ़ाएंगे भैया। तो ये थे हमारे संघर्षशील, जुझारू, ईमानदार, खासकर अनशन वाले नेता राजेश गुरनानी। और आप आए, आपने भी तो संघर्ष किया है भैया, हम तो देखे हैं, हम तो देखते हैं। हमारा अलग क्षेत्र है, हमारा मीडिया का क्षेत्र। संघर्ष की परिभाषा एक ही होती है भैया। आप जैसे लोग हमेशा संघर्ष में रहते, हमने देखा है, तो कोरोना के समय देखा कितना सेवा करने के बाद भी जो सुनना पड़ता है वो ज्यादा संघर्ष चलता है। जनता की सोच है काम करना है तो काम करते चलिए। ये मत देखिए, ये कहा था ना कि काम किए जा, फल की इच्छा मत कर, भगवान तो वही इच्छा है, करते रहिए। हमको तो फल की इच्छा है भैया, तो हमने हमारा तो चलिए लोगों से अपील करेंगे कि आप इनकी बातों को सुनिए। और मैं ये भी लोगों को अपील करूँगा कि आप रोज़ हमारा ये कार्यक्रम देखिएगा। हम कल से रोज़ एक कार्यक्रम 1 या 2 रोज़ एपिसोड लेके आएंगे। आज हम जनता को नहीं बुला पाए क्योंकि आज बिहार आराम कर रहा था। कल से जनता भी होगी, प्रतिनिधि भी होंगे और हम भी होंगे। सवाल हमारे होंगे, जनता के होंगे, जवाब नेताजी देंगे। बस गुरनानी जी के लिए 4 लाइनें हैं। तुम इस पल में जिंदा हो, ये पल भी तुम में जिंदा है, ये वक्त फिर नहीं आएगा, अपनी करनी कर डालो, जो होगा देखा जाएगा। वाह, वाह, इनके 4 लाइन इनके लिए मेरे समर्पित है और लोगों से इजाजत लेते हैं। धन्यवाद, सब बखैर, गुड बाय। मेरी तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद।